Hare Krishna. Welcome to all. First, we'll chant our mantras. Om Agyan Timurandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guru Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. तो वेलकम टू ऑल, सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस संडे युवा क्लब के क्लास में। आप सबका स्वागत है जो ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी कुछ लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। तो सबका हम अभिनंदन करते हैं इस क्लास में। और स्पेशली मैं इस देश शौर्य चेतन को उनको थैंक्स और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टिट फॉर टैट और टॉलरेट दैट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे हम सबके लिए। और इस पे जो भी मैंने कुछ कलेक्ट किया उसका मैं प्रेजेंटेशन या फिर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आप सबका सबकी शुभकामनाएं की मैं अपेक्षा रखता हूँ। तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है, मैं जब छोटा था तब मेरी माँ ने मुझे एक मेडिकल में भेजा कुछ मेडिसिन खरीदने के लिए। तो मेडिसिन तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो जो फार्मासिस्ट थे, जो भैया थे, तो उन्होंने एक मेडिसिन दिया मुझे, वो फलाना फलाना। तो जैसे ही मैंने वो मेडिसिन देखा तो मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया और थोड़ा पॉज लेके मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे सिक्के थे, पैसे थे। तो मैंने उस मेडिकल वाले शॉप के भैया के आगे रख के तुरंत निकलने लगा। तो जैसे ही वो मेडिकल वाले फार्मासिस्ट ने, भैया ने उस कॉइन्स और नोट को देखा तो तुरंत मेरी ओर चिल्लाया, अरे बच्चा रुक जा। मैं बोला अरे क्यों? तो बोले अरे ये तो सब जाली नोट है, जो पुराने जमाने के जो सिक्के होते थे, जो अभी जो किसी काम के नहीं है। अरे तूने मुझे ये पुराने जमाने के नोट क्यों दिया? तो फिर मैंने भी एकदम सीना तान के बोला, छोटा था लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली बोला कि अरे आपने मुझे जो मेडिसिन दिया वो एक्सपायरी डेटेड था। तो एक्सपायरी डेटेड होने की वजह से मैंने भी आपको ऐसे सिक्के दिए जो किसी काम के नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि टिट फॉर टैट, नैले पे दहला, या फिर बदले की भावना। तो वो ये जो आज हमारा टॉपिक है, और ये इस टॉपिक से हर कोई वाकिफ है। नैले पे दहला जो है, हम सब इस इस एज में, इस जनरेशन में हम हर जगह पे देखते हैं कि हर कोई किसी से नैले नैले पे दहला कर रहा है। कोई एक स्टूडेंट भी है, एक बच्चा भी है। अगर आ, उसको किसी उसके पास दो खिलौने हैं और किसी और स्टूडेंट के और बच्चे के पास तीन खिलौने हैं, और अगर वो एक खिलौना अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा निकला, तो ये पहला वाला जो छोटा बच्चा जो है वो भी सोचने लगता है कि अरे ये खिलौना मेरे पास कैसे आ जाए, या फिर इसका खिलौना लेके मैं तोड़ ही डालूंगा ताकि बराबरी का हो जाएगा। तो ये हर जगह पे देखने को मिलता है। इवन बिजनेसमैन, उसमें उनमें भी, दोनों में भी झगड़ा हमेशा चलते रहता है, कोल्ड वॉर्स चलते रहते हैं। तो ये टीट फॉर टैट हमेशा इस दुनिया का एक एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो मैं मेरा स्लाइड शेयर करता हूँ। तो इवन हम जितने भी मूवीज है, सब में हम देखते हैं कि अरे उनका थीम पॉइंट होता है कि कैसे जो मैं कैसे कोई हीरो जो है अपना प्रभुत्व दिखा सके। ऐसा कोई हीरो नहीं जो ऐसा कोई हीरो नहीं देखेंगे कि अगर अरे किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर दिया। तो ऐसा मूवी कभी चलेगा नहीं उसका। इस दुनिया की एक रीत है, नैले पे दहला, टिट फॉर टैट। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी करूंगा, उससे थोड़ा ज्यादा ही करूंगा, क्यों ना।
तो लेकिन एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगा छोटा सा। एक बार क्या होता है कि एक पिता जो है वो अपनी नई नवेली नई एक गाड़ी जो है एकदम उसको साफ सफाई करते रहते, साफ सफाई करते रहते। तो क्या होता है, उनकी छोटी बेटी रहती है, तो वो भी कुछ गाड़ी के पीछे जो है कुछ कार्विंग करते रहती है। तो उनको, तो पिताजी को देखते हैं कि अरे कुछ तो वहां पे स्क्रैच कर रही है। तो जैसे उनका धोना हो जाता है गाड़ी को, तो फिर तुरंत अपने बेटी को लेके उनके हाथ, उनको छड़ी मारने की कोशिश करते हैं। तो उनके हाथ, वो जो छोटी बच्ची जो है, पूरा उनका हाथ जो है खून खून हो जाता है, क्योंकि पिताजी ने मार देते हैं। लेकिन बाद में जब उस पिताजी देखते हैं कि अरे उस गाड़ी पे उन्होंने क्या लिखा है, तो देखते हैं कि आई लव यू फादर। तो जैसे ही, तो उनको बहुत दुख होता है कि अरे मैंने बिना कुछ सोचे समझे, मैंने जो है मेरी बेटी को, मतलब उनको हिट किया, मैंने उनके हाथ पे छड़ी मारी और वो जख्मी भी हो गई। तो उनको बड़ा ग्लानि हुआ कि अरे यू नो ये तो सही बात नहीं है। तो उस चीज को वो टॉलरेट कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि अरे अगर मैं कुछ थोड़ी देर के लिए अगर मैं टॉलरेट कर लेता और देख लेता उस सिचुएशन को कि मेरी बेटी मेरे से कितना प्यार करती है, तो वो जो है उनको इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबका फिर से एक बार वेलकम। यहाँ पे ऑफलाइन में भी काफी स्टूडेंट्स आए हैं। आज एक बहुत यूनिक जो क्वालिटीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन, और हाउ टू टॉलरेट टिट फॉर टैट। कोई अगर अगर हमारा कुछ बुरा कर लेता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब, उसका बदला ना लेकर हम उस चीज को कैसे सहन करें और उसको एसेटिव, एक एक विन विन सिचुएशन पे कैसे आए कि भाई उसका भी लॉस ना हो, मेरा भी लॉस ना हो। तो आगे देखते हैं कि ये टिट फॉर टैट मतलब बदले की भावना आई कहाँ से। बदले की भावना आती है जब भी हम किसी के प्रति एनवियस होते हैं, जब भी ये एनवियस नेचर जो है, किसी का गुड क्वालिटीज देख के या फिर किसी का अच्छा चीज देखकर। तो जैसा कि हमने इसमें 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में हम जिस जगत पे जी रहे हैं, वहां का प्रिंसिपल ये है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा कर लिया तो नैले पे दैला। लेकिन ये टेंडेंसी कहां से आती है? जब भी मेरे में, अगर मुझे किसी के प्रति एनवियस नेचर है, अगर मुझे ईर्ष्या भाव है किसी से, तो उसके बाद ही मैं बदला लेने के लिए इच्छा करूंगा। जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें नॉन एनवियस, सबके सब जो है एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप, और उस उनमें किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहती। तो इसीलिए वहां पे टिट फॉर टैट नहीं होती है। तो एज पर हम सारे भक्ति योग के प्रैक्टिशनर्स हैं, तो हमें, हमारा एम है कि हम भगवत धाम, हम भगवान की धाम में जाए, भगवत प्राप्ति करें। तो इसलिए ये क्वालिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है कि हम किसी के प्रति एनवियस ना हो, ताकि हम टिट फॉर टैट, नैले पे बैला किसी से ना करें, और हम लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो, ये भावना हम सबसे रख के, एक फ्रेंडशिप, सबसे बंधुत्व का भाव रख के हम साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें। तो जैसे कि इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि देखो, यहाँ पे एक शेर है और हिरन से वो आलिंगन कर रहे हैं। एक्चुअली शेर और हिरन का अपोजिट नेचर है, मिले तो खा लेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चीज नहीं होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे फ्रेंड्स हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए हमें ये क्वालिटी डेवलप करना है कि हम बदले की भावना में न फंस के, हम जो है एक नॉन एनवियस, ईर्ष्या रहित जीवन हम खुद का जिए, और हम भगवत धाम की प्राप्ति करें। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देंगे कि फॉर टैट कैसे होता है। तो जंगल में 2 फ्रेंड्स थे, हमने सुना है ये कहानी, बचपन से सुना है। तो एक लोमड़ी और एक
बगुला। तो बगुले बगुले की एक बार बोलते कि नहीं, मैं फॉक्स को लोगों को इनवाइट करता हूँ मेरे घर पे खाना खाने के लिए। लेकिन इसमें वो बहुत चतुराई करती है। वो क्या करता है, एक एक लंबा जार, जैसा फोटो में देख रहे हैं, वैसा एक पात्र लेते हैं और डाल है फॉक्स के लिए भी, खुद के लिए भी। अब फॉक्स आ जाता है और अब बोलती ठीक है, अब चालू करो, खीर खाना चालू कर दो। अब बगुला जो है वो पटापट खीर खाने लगती है, लेकिन जो फॉक्स जो है वो खा नहीं पाता बेचारा। वो बस देखते रहता है, बस महाप्रसाद गोविंद हो रहा है और बस लोमड़ी जो है खाली देख ही रहा है। बस लास्ट तक 1 घंटे तक ये सीन चल रहा था, बस खत्म हो गया। और फिर बगुला ने पूछा कि अरे आप तुम क्यों नहीं खा रहे हो, अब क्या बोलेगा वो। तो बोलते ठीक है, तुम्हें खाना पसंद नहीं है क्या, उसका वाला भी लेके वो खाने लगती है। तो ऐसा करके उस दिन उसका बहुत बुरा जाता है लोमड़ी का। लोमड़ी कहता है कि ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, लेट अस डू टिट फॉर टैट, नहले पे दहला। अभी बगुले को उनका निर्णय इन्वाइट करती है। इस बार जो है खीर वही रहता है, लेकिन वो जार के जगह प्लेट आ जाता है। तो जैसे ही प्लेट आ जाता है, अभी बगुले का चोंच तो बहुत लंबा है तो वो खा नहीं पाती है। तो इस तरह से उनका अच्छा खासा फ्रेंडशिप जो है ऐसे ही स्टोरी में बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब वो लोग जो है वो लोग हमारे सेशंस अटेंड करते हैं, हमारे हमारे युवा क्लब के सेशंस अटेंड करते हैं कि हाउ टू नॉट डू टिट फॉर टैट। तो वो सलाह मशवरा करते हैं, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन होता है उनमें, और वो डिसाइड करते हैं कि अरे अगर वी वोंट बाइट द शूज व्हेन यू बाइट्स अस। अगर जैसे कभी कभी हमारा चप्पल या फिर शूज हमें काटता है ना, तो क्या हम उसको पकड़ के काटने लगते हैं। तो ऐसा कुछ उनमें डिस्कशन होता है। तो उसके बाद सेकंड स्टोरी में क्या होता है कि ठीक है, अभी इन्विटेशन होगा, लेकिन खेल नहीं होगा, पात्र बदल जाएगा, खाली उसका वेसल जो है उसके हिसाब से होगा। तो आराम से दोनों उस खेल का एंजॉय करते हैं और उनकी फ्रेंडशिप और बढ़ जाती है। तो पहला लेसन हमारा इस सेशन का टिट फॉर टैट से बचने के लिए पहला लेसन हमारा कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। तो जब भी हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे कलीग्स में, हमारे घर पे भाई जब कुछ ऐसे वातावरण बनने लगते हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में ही उसको खत्म कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये साइकिल जो है कोल्ड वॉर जो चलता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो पहले पॉइंट में ही अगर हमने कम्युनिकेशन कर लिया सही से उस बैठ के चर्चा कर ली, अरे यार मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा था तुम्हारे प्रति, तो इसका अगर बैठ के अगर डिस्कशन हो जाता है और उसके बाद एक कोऑपरेटिव अगर फीलिंग है दोनों में, तो फिर हम इस टेंडेंसी में बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी, देवयानी वर्सेस शर्मिष्ठा। तो आपने सुना होगा एक स्टोरी भागवतम में आती है। तो देवयानी जो है ये एक ऋषि के पुत्र रहते हैं, शुक्राचार्य, और शर्मिष्ठा जो है ये एक राजा के पुत्र रहते हैं। लेकिन दोनों में फ्रेंडशिप रहती है। तो फ्रेंडशिप है, तो उसके बाद फ्रेंड्स मतलब घूमने टहलने लगते हैं। तो एक जगह पे जाने के बाद, एक पॉन्ड के पास जाने के बाद, वैदिक काल में क्या होता था, माताओं के लिए अलग से एक पॉन्ड रहता था जहां पे लोग स्नान कर सके, और पुरुषों के लिए अलग रहता था। तो वहां पे जाने के बाद उनमें विचार आया कि नहीं, हम लोग थोड़ा स्विमिंग कर ले। तो जैसे ही वो स्विमिंग करने लगे, वहां से जो है शिव जी और पार्वती जी गुजरने लगे। तो जैसे अभी एज ए एटिकेट कि अरे इतनी बड़ी हस्ती आए हैं, गुजर रहे हैं, तो ऐसे एटिकेट वो दोनों जो है पॉन्ड से बाहर निकल के अपने कपड़े पहनने लगते हैं। लेकिन गलती क्या हो जाता है शर्मिष्ठा से, यस, उन्होंने देवयानी के कपड़े पहन लेते हैं। और क्योंकि देवयानी जो है वो ब्राह्मण की पुत्री रहती है, तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है, अरे मेरे कपड़े कैसे पहन लिए। अरे क्योंकि एक क्षत्रिय जो है उनको ब्राह्मण से ऊपर, सॉरी ब्राह्मण जो ऊपर बोला गया है, तो ब्राह्मण को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। तो वह बोलते कि अरे ऐसा कैसे तुमने मेरे कपड़े पहन लिए। तो बोला अरे गलती सबसे होती है, तो मैंने गलती से पहनना है तो मैं एक्सचेंज कर लूंगी।
लेकिन जो है देवयानी सुनने के लिए रेडी नहीं रहती, वो बार बार उनको बहुत डांटती रहती है। और शर्मिष्ठा जो है, क्योंकि वो क्षत्रिय की पुत्री है, राजा की बेटी, राजपुत्री है, तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से गुस्से में पकड़ के एक एक कुएं में डाल देती है झगड़े में। झगड़े में क्या होता है, जो ब्राह्मण होता है वो उसको, अगर उसको गुस्सा आया तो बोल के प्रकट करता है, कुछ ना कुछ बोल देगा। लेकिन क्षत्रिय टाइप के जो लोग हैं सीधा एक्शन में उतर जाते। तो वैसा ही हुआ कि उनका अच्छा फ्रेंडशिप चल रहा था, लेकिन ये बदले की भावना की वजह से एक को कोर्ट करना पड़ा। उसके बाद स्टोरी तो बहुत आगे जाती है कि ययाति महाराज की बहुत लंबी स्टोरी है, तो उसमें और बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। उस स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, फिलहाल यहां तक ही जाएंगे कि फ्रेंडशिप है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बाद भी इस बदले की भावना से वो टूट सकती है, और इसका कॉन्सिक्वेंस आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरा केस है, कौन है आप जाने में इनको, महाराज दक्ष प्रजापति और ये महादेव शिव जी। तो शिव जी और एक बार एक दक्ष प्रजापति जो है वो उनके इनलॉस मतलब ससुर जी लगते हैं, क्योंकि पार्वती उनकी पुत्री है। हरे कृष्णा। तो जैसे ही एक बार एक बहुत बड़ा मीटिंग सभा आयोजित करते हैं दक्ष प्रजापति, तो उसमें सारे देवी देवता भी आए रहते हैं। तो शिव जी जाते हैं उस सभा में। तो दक्ष प्रजापति के मन में ऑलरेडी बहुत कुछ शिव जी के प्रति चल रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी कि शिव जी मेरी बेटी को शिव जी के साथ विवाह करे, क्योंकि उनका उतना रिस्पेक्ट नहीं था। वो बोलते थे अरे ये शिव जी जो उनका ना घर ना ठिकाना, वो स्मशान में घूमते रहते, राख पहन के रहते, कहीं से उनको सांप मिला उसको भी लटका के घूमते रहते। और मेरी बेटी देखो अरे इतनी सुंदर है, उनके जो आंखें जो है हिरण के समान है, और शिव जी की आंखें जो है वो ओल के समान है, बहुत भद्दे है। तो ऐसे उनमें बहुत चलते रहते कि अरे मैं तो उनको मेरी बेटी नहीं देने वाला था, लेकिन ब्रह्मा जी जो है मेरे पिताजी जो है उन्होंने बोला था कि अरे दे दो, लेकिन मैं पछता रहा हूं तब से। तो ऐसा कुछ तो उनके दिमाग में पहले से चल रहा होता है। तो जैसे वो शिव जी को देखते हैं, तो सभा में मीटिंग चल रही है, एकदम बहुत सीरियस मीटिंग चल रहा है, तो दक्ष प्रजापति की एंट्री होती है। सारे देवी देवता उनको प्रणाम करते, दंडवत। इवन जब बोलते रहते तो ब्रह्मा जी जो है वो प्रणाम नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उनके पिता है। तो बोलते ठीक है इनको छोड़ा। वॉइस इज नॉट क्लियर, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके ओके, आवाज आ रही है? ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। नो नो नो, नॉट स्टिल नॉट एबल टू हियर यू। प्रयास कीजिए प्रजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माइक को दूर रखने का प्रयास कीजिए ओके, प्रजी। ठीक है। अगर बीच में आवाज लड़खड़ाए या फिर पीपीटी नहीं दिखे तो बता दीजिएगा, नहीं तो सेशन हो जाएगा और फिर सब मतलब समझ नहीं आएगा ज्यादातर। नाउ इट्स बोलिए बोलिए। ओके, हरे कृष्णा, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो ठीक है, तो जैसे ही सभा अभी एकदम सीरियस माहौल रहता है, और दक्ष प्रजापति जो है दे दनादन उनको गालियां और उनको बोलने लगते थे, कहां से आ गए, मेरी गलती थी, बहुत बहुत कुछ उनको एक्यूज करने लगते। लेकिन यथा नाम शंभु वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी जो है एकदम साइलेंटली, नो रिएक्शन, और एक्चुअली एकदम इतने पीसफुल अपना अपना ध्यान में लगे थे। उनको पीसफुल देखिए इनका और भड़क जाता है। जनरली ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, अगर उसे रिएक्ट नहीं किया ना, हमारा गुस्सा और बढ़ जाता है। तो वैसे दक्ष प्रजापति और गुस्सा हो गए, लेकिन शिव जी जो है वो टस से मस नहीं, एकदम पीसफुल, एकदम जैसे उनका स्वभाव ही है, भोलेनाथ। तो इस इंसिडेंट से हमें बहुत एक लेसन मिलता है कि बदले की भावना या फिर टॉलरेट, सहन शक्ति कैसे बढ़ाए। तो जैसे कि हमने शिव जी के बारे में हमने कई सुना है कि एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, राम रामेति रामेति रमे राम नमे रमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानमे। तो शास्त्र में वर्णित है कि हमेशा जो है शिव जी
लॉर्ड शिवा जो है हमेशा भगवान के नामों में, भगवान श्री राम जी के नाम में मग्न रहते हैं। उनके हाथ में आपने माला भी देखिए, बर्ड देख पा रहे हैं हमेशा आपने किसी फोटो में, तो हमेशा राम और होली नेम, भगवान के नामों पे वो मेडिटेशन करते रहते हैं। तो ऐसे हमने एक लेसन लिया कि अगर हमें बदले की भाव, टिट फॉर टैट, नैले पे दैले से अगर हमें बचना है किसी के प्रति, तो हमें हमारा सेकंड सॉल्यूशन जो है वो है मेडिटेट। तो हमेशा जो है भगवान के होली नेम, शुद्ध नाम पे हम अगर मेडिटेट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो हम इस टेंडेंसी से हम बच सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। एक और केस स्टडी है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? गुरु ने हैंड रेज किया। ओके, आप चैट बॉक्स में नहीं दिखाई दे रहा। ओके, आप अगर किसी आपका प्रश्न है तो आप अंतिम में पूछ सकते हैं। तो एक और कथा हम देखते हैं। ये सेशन जो है बहुत सारे कथाओं से भरी है, तो आपके लिए मतलब बहुत इजीली डाइजेस्टेबल। तो द्रोणाचार्य के बारे में आपको पता है? कौन है द्रोणाचार्य? यस, कौरव पांडव के गुरु। तो जब वो बचपन में गुरुकुल में जाया करते थे तो उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, उनका नाम है द्रुपद। तो द्रुपद जो है, इनमें इतनी घनिष्ठता रहती है। तो द्रोणाचार्य जो है एक ब्राह्मण के पुत्र रहते हैं, तो बहुत फाइनेंशियली उतने ठीक नहीं रहते, गरीब फैमिली से रहते हैं, और द्रुपद जो है वो राजकुमार रहते हैं। तो जैसे ही उनमें फ्रेंडशिप बढ़ती है तो द्रुपद एक बार कहते हैं कि अरे फ्यूचर में आपको अगर कभी भी तकलीफ आती है तो मुझे हमेशा याद रखिए, मैं आपको जरूर डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो अभी उनका गुरुकुल हो जाता है, सब अपने अपने घर आ जाते हैं। तो अभी सिचुएशन इतना खराब हो जाता है द्रोणाचार्य के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उनके बच्चों को खाना खिलाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनकी वाइफ जो उनको याद दिलाती है, आपने आपके फ्रेंड के बारे में बताया था द्रुपद, जो कि वो बहुत राजकुमार है और वो अभी तो बहुत बड़े राजा भी हो गए, तो वो उनके पास जाइए और हेल्प लीजिए उनसे। तो जैसे ही वो द्रोणाचार्य जो है बोलते हैं अरे मेरे दोस्त ही है, मैं तो हेल्प ले सकता हूँ, इतना एक्सपेक्ट करके गए थे वो। तो जैसे ही वो उनके राजमहल में घुसे तो पहली बात तो एंट्री नहीं मिली उनको। उसके बाद समहाउ अगर वो राजमहल में गए तो द्रुपद जो है अभी वो पहले जैसा नहीं था। द्रुपद बोले, उनको स्टेटस प्रॉब्लम हो गया, बोलने लगे कि अरे कहाँ का तू ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण मेरे पास आया है, मैं इतना राजा हूँ, राजगद्दी पे मेरे इतने ऐशो शोहरत है, मेरे पास सब कुछ ठीक है, लेकिन सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया मैंने। तो ऐसे करके बहुत उनको डांटने लगते हैं। तो फिर उनको द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है कि अरे उन्होंने याद भी दिलाते हैं कि अरे हम काफी अच्छे फ्रेंड थे, आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था, फिर भी उन्होंने नहीं माने। तो द्रोणाचार्य ने वहां पे एक प्रतिज्ञा कर लिया, वाव ले लिया कि नहीं, इनका तो मैं कुछ करूंगा। इनको बहुत घमंड आ गया अपने राजगद्दी पे और सिंहासन पे। तो उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या की है। तपस्या करने के बाद इन फ्यूचर में उनको कौरव पांडव, उनका शिष्य, उनके गुरु बनने का उनको अवसर मिला। तो जैसे ही शिक्षा पूरी हुई तो अंतिम में गुरु दक्षिणा दिया जाता है। तो गुरु दक्षिणा में अर्जुन मतलब पांडव से द्रोणाचार्य बोलते कि देखो मेरे साथ बचपन मतलब ऐसा हुआ था, द्रुपद ने मेरे साथ मेरी बेइज्जती की, तो कृपया मुझे मुझे द्रुपद चाहिए, उनको बंदी बना कर लाइए। तो ऐसा उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगे। तो क्योंकि पांडव लोग बहुत शौर्यवान थे, तो उन्होंने बहुत फाइटिंग, उनको ज्यादा समय नहीं लगा, पकड़ के लाए उनको बंदी बना के। और उन्होंने बोला कि देखो अभी आपका सारा राज्य छीन लिया मैंने, अब आप एकदम भिखारी हो गए, फिर भी क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं हूं तो मैं आपको दीक्षा के तौर पे मैं आपको राज्य वापस देता हूं। तो बाप रे, फिर द्रुपद एक्चुअली क्षत्रिय के लिए मतलब किसी ने अगर इंसल्ट कर लिया वो मरने से भी ज्यादा है, ईगो हर्ट हो जाता है। इवन हमारे लाइफ में भी हम देखते हैं कि ईगो कुछ हो गया तो फिर हम हमारा कुछ वी आर नॉट इन अवर स्टेबिलिटी।
तो फिर द्रुपद भी जो है वो बड़ा उसको इंसान लगता है। तो फिर टिट फॉर टैट, तो अभी बदले की भावना एक तरफ से बढ़ रही है। तो द्रुपद कहते हैं यार ठीक है, इन्होंने मुझे इतना जलील किया, तो बड़ा सा यज्ञ करते हैं। यज्ञ में उन्होंने, उसका यज्ञ का पर्पस क्या रहता है कि ऐसा एक पुत्र प्राप्त हो जो कि द्रोणाचार्य को मार दे। तो आगे जाके आप फोटो में देख रहे हैं सेम धृष्टद्युम्न, उनके जो बेटे हैं, उनकी स्टोरी पता है आपको कि द्रोणाचार्य कैसे मारा जाते हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो धृष्टद्युम्न जो है फिर द्रोणाचार्य को मार देते। तो कहां से शुरुआत हुई थी कि वो एक खाली द्रोणाचार्य जो एक गाय मांगने गए थे राजा से, उनके फ्रेंड से, तो वहां का जो है रिजल्ट कितना बुरा हुआ, दोनों को अपना जान गंवाना पड़ा। तो ये है कॉन्सिक्वेंस, ये है इसका दुष्परिणाम टिट फॉर टैट का। तो उसी और हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि द्रौपदी, जब अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र को सोए हुए अवस्था में मार देते, और तो और वो बाद में भी बहुत उड़धम मचाते, बट फिर अर्जुन और सब लोग पकड़ के उनको लेके आते हैं कि अश्वत्थामा को अभी मारना है क्योंकि बेटे को मार दिए। और खास करके द्रौपदी जो है वो उनके लिए असहनीय था। मतलब अभी किसी के अगर जवान 5 बेटे, खाली 5 ही बेटे, उसको अगर मार दिए तो फिर कैसा लगेगा। तो उनको पांडव ने पकड़ के लाया कि इसको अभी मारना है, द्रौपदी के आगे मारना है। द्रौपदी क्या करना है इसको बताओ, तुम जैसा बोलोगे वैसा टॉर्चर करके हम इसको मारेंगे आराम से। लेकिन द्रौपदी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी, द्रौपदी टॉलरेट करती है उस चीज को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को टॉलरेट करके वो बोलती कि नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है और आपके गुरु के पुत्र है, इसे छोड़ दिया जाए। तो ये भावना कहां से आई द्रौपदी में, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अरे मैं जैसे एक माँ हूं और मेरे 5 पुत्र मर जाने के बाद मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, इसकी भी तो माँ, इसके भी तो माँ है, तो उनको भी तो पीड़ा होगी। तो ऐसा सोच के उन्होंने उनको माफ कर दिया। तो हमारा थर्ड लेसन जो है, अगर बदले की भावना, टिट फॉर टैट, मैले के बेला, इस भावना से हमें बचना है तो फॉरगिव, माफ कर दीजिए। एक्चुअली माफ करना जो है बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी बताया गया, शास्त्रों में बहुत वर्णन आता है, क्षमा। तो हमारा सॉल्यूशन जो है, थर्ड सॉल्यूशन जो है फॉरगिवनेस। आगे देखते हैं। तो भागवतम में भी, भागवतम के 34 स्कंद में बहुत एक सुंदर सा श्लोक आता है। नारद मुनि अपने शिष्य को बता रहे, लिप्सेद अनुक्रोशांगुनाथ मैत्रम समानाथ अनिचेन लता पैर अभिभूति। यहाँ पे बहुत सुंदर एक श्लोक यहाँ पे इसकी रचना की गई है। तो यहाँ पे बताया जो गुणाधिनाथ है, जो हमसे दो ज्यादा है या फिर जो सीनियर्स है, उनको हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं। और तो और उनके अच्छे क्वालिटीज की हमें सराहना करनी चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट देयर गुड क्वालिटीज। एनीवन, इवन वन ऑफ माय फ्रेंड, इफ ही हैज गुड क्वालिटीज, और आपके जहां पे आप जॉब करते हैं, कंपनी में कोई आपकी टीम लीड है या फिर जो बॉस है, तो हमेशा जो है उनके प्रति हमें रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना है। भले लोग हमें कभी कभी डांट दे, बट हमें जो है, हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल अपना नेचर बनाए रखना है। सेकंड, अनुक्रोशाद गुणाधमात, जो हमसे गुण से कम है या फिर एज से कम है, जो छोटे हैं हमसे, उन पे हमेशा दया दिखाइए। वो हमेशा गलती करेंगे, बट उनको हमने माफ करना है, उनको हमें दया दिखानी है। थर्ड जो चीज है, जो हमारे इक्वल से, तो इक्वल से हमें कैसे डील करना चाहिए? फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि भाई 2 दोस्त मिल गए और एक दूसरे की तारीफ किए जा रहे हैं, नहीं, एक दूसरे की मतलब खुद का बोस्टिंग, अरे मैंने ये किया, मैंने पहाड़ तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इससे क्या होता है, आगे वाला दोस्त बोलता है अरे भाई इतना सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं हो गया। तो वो भी अपना 2-4 ये बताने लगता है कि मैंने ऐसा किया, तूने कुछ नहीं किया, मेरा देख, मैं तो ये तोड़ के लाया। तो वहां पे क्या कंपटीशन आ गया, तो कंपटीशन, फिर कंपैरिजन, फिर टिट फॉर टैट आ गया।
तो वहां पे इसीलिए नारद भाई बोलते हैं कि जो हमारे इक्वल्स है, और खास करके देखेंगे कि वी लिव अमॉन्ग अवर पियर्स नियर अबाउट 70 to 80%, वी लिव विथ अवर फ्रेंड्स। जो बाकी के 20-30% जो है हमारा टाइम जो है वो सीनियर्स और जूनियर्स के प्रति जाता है। तो इसीलिए मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड सीनियर्स एंड जूनियर्स। सो मेन टीट फॉर टैट बदले की भावना का जो जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप से आता है। अगर हमने उसको सही से नहीं निभाया तो वहीं से फिर बदले की भावना आती है। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन जो है बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप। इसके बाद एक और स्टोरी आती है। आप यहाँ पे एक हाथी देख रहे हैं, जो जो श्रीरंगम है, एक साउथ इंडिया में बहुत बहुत प्राचीन टेम्पल है, श्री नाथ द्वार, नाथ जी, रंगनाथ टेम्पल के। तो सुबह सुबह जो है एक हाथी को बढ़िया से नहला के भगवान को दर्शन दिलाया जाता है। भगवान का प्रोसेशन होता है उस हाथी पे। तो हाथी को बहुत शुद्ध रखा जाता है। तो एक बार क्या होता है कि हाथी एकदम सुबह सुबह नहा धो के फिर मंगल आरती के लिए आ रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। तो बीच में क्या होता है, उनके साथ एक ट्रेजेडिक इंसिडेंट हो जाता है। बीच में एक गटर से एक सुअर जो है एकदम मटमैला, एकदम गटर का बदबू बांस से पूरा लिप्त हुआ, वहां से उसके सामने आ जाता है और बोलने लगता है कि अरे बहुत दिनों से मुझे फाइटिंग करना था, तो मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला, आज सुबह सुबह तू मिला, तो मैं चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे साथ फाइटिंग करो। तो पूरा चैलेंज दे देता है। तो हाथी बड़ा, उसको भी शुरू में थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, अरे ये तो छोटा सा, एक लात मारूंगा तो कहाँ गिर जाएगा पता नहीं। फिर भी थोड़ी देर के लिए शांति से विचार करता है कि अरे मैं भगवान का वाहक हूँ, मुझे अभी अभी नहला के एकदम साफ सुथरा करके तिलक विलक पहना के मुझे मंदिर लिया जा रहा है। मैं अगर इस छोटे से चैलेंज को मैंने स्वीकार लिया तो फिर मेरी और उस सुअर में क्या अंतर रह जाएगा। तो इसलिए वो उस चीज को टॉलरेट कर लेते हैं। तो अगर हमें टिट फॉर टैट सिचुएशन से अगर बचना है तो हमें टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। और टॉलरेंस कब बढ़ेगा, जैसे हमारा सॉल्यूशन 5 है, एम एट हाई। अगर हमारे अगर जीवन में हायर एम्स है तो फिर जाके हम जो है छोटी मोटी चीजों को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। एक और छोटी सी कहानी आती है। एक व्यक्ति जो है उसके पास एक 5 करोड़ का एक ब्रीफकेस रहता है और बैंक में से वो घर जा रहा था। तो घर जाके वहां पे सेफली रखेगा। तो जैसे ही वो गांव में घुसता है तो उसका एक पुराना दुश्मन उसको दिख जाता है। तो पुराना दुश्मन दिखने के बाद वो दुश्मन जो है आके उसको बहुत गालियां गलौज करने लगता है। तो उस बीच में वो क्या करता है, वो व्यक्ति जो है खाली स्माइल देता है। वो बोलता है आज कुछ भी बोल ले तू, मैं कुछ नहीं रिएक्ट करने वाला हूँ। इवन वो आके उसको एक झापड़ भी मार देगा तो बोलेगा कि मैं दूसरा झापड़ भी, मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा, वो भी मार, लेकिन आज मेरे को छोड़ दे। क्योंकि क्या है, उसके पास एक बड़ी संपत्ति है, तब जाके उस चीज को टॉलरेट कर पाया। लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है, ब्रीफकेस नहीं है, तो अगर वो आते गांव में आया, एंट्री किया, उसको अपना दुश्मन दिखा, दुश्मन कुछ बोलने से पहले वो जाके उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस उसके पास कुछ हायर चीज नहीं है। तो जैसे हमारे पास हमारे इनर क्वालिटीज और हमारे थॉट्स और हमारे जो एम है अगर बड़े रहे, अगर हायर रहे, तब जाके हम ये लोअर चीज को हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो हमारा 5th सॉल्यूशन है कि एम हाई। तो ऐसे हमने 5 सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे देखे। तो अभी सिचुएशन आता है कि ठीक है प्रभु जी टॉलरेट करना है, तो क्या हमेशा टॉलरेट करना है क्या? अगर किसी ने कोई जैसे गांधी जी बोलते थे, अगर किसी ने एक गाल पे झापड़ दे दिया तो उसको दूसरा गाल सामने कर दिए। तो आज के युग में अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हमको तो कुचल देंगे। हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम तो जी ही नहीं पाएंगे। तो कहाँ पे टॉलरेट करना है, कहाँ पे नहीं टॉलरेट करना है, ये इस स्लाइड में देखेंगे। तो मेरा एक प्रश्न है सबसे कि आपके जीवन में आपका लिमिट क्या है टॉलरेट करने का, कि नहीं इसके बाद मैं टॉलरेट नहीं कर सकता? कोई उत्तर देगा, 1 या 2 व्यक्ति? हरे कृष्णा, जब तक किसी के जीवन पे ना आए तब तक मैं टॉलरेट कर दूंगा। तो
जैसे हमारे जीवन में भी कोई कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जहां पे हम भ्रमित हो जाते हैं, अरे अभी करना क्या है, अभी शास्त्र बोल रहा है कि अरे सहन करो सहन करो, लेकिन अगर मैं सहन करता रहा तो आगे वाला व्यक्ति तो मेरे को बर्बाद करके चला जाएगा। तो लिमिट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, तो उसका हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो व्हेन नॉट टू टॉलरेट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है, वायलेंस इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश धर्म। जैसे आपने देखा होगा, अरे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आपके महाभारत में क्या है, महाभारत युद्ध में इतना बड़ा युद्ध है, आप लोग अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं, आप कोई बहुत लोग बोलते हैं ना, और उस भगवत गीता तो पूरा अर्जुन को उकसा रहे, आप और हथियार लो और सबको मार काटो। तो आपका धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, एक दूसरे को मारना सिखाती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, अहिंसा और हिंसा दोनों का अपना स्थान है। वायलेंस हैज इट्स ओन नेसेसिटी। When violence is being used to establish dharma, then that is good violence. तो अहिंसा अगर किसी धर्म को स्थापित करने के लिए अगर किया जा रहा है, then it's 100% absolutely fine. जैसे अगर किसी उसी व्यक्ति को मैंने प्रश्न पूछा कि अरे तो फिर अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट जेल क्यों बनाती है, और उसमें जेल में भी फांसी की सजा भी सुनाते, तो ये भी तो वायलेंस हो गया। लेकिन नहीं, अगर कोई टेररिस्ट जो है वो अच्छे समाज को, अच्छे पीसफुल इन्वायरमेंट को अगर गंदा कर रही है, अगर डिस्टर्ब कर रही है, तो बेटर उसको पकड़ के डाल दो, जेल में डाल दो, और आराम से सिस्टम समाज अच्छे से चलेगा। तो कुछ हायर कॉज के लिए, कुछ बड़े धर्म के लिए हम जो है, छोटा जो धर्म है, किलिंग भी कोई अच्छा चीज नहीं है, लेकिन वो भी एक जो उसको भी सपोर्ट करेगा अगर उसका रिजल्ट जो है धर्म की स्थापना हो। तो एक बार प्रभुपाद जी एक साधु से एक वार्तालाप कर रहे थे, और वो जो साधु थे वो बोलते थे कि नहीं, नॉन वायलेंस, हमें अहिंसा का ही पालन करना है, अहिंसा परो धर्म, ऐसे उनका उपदेश था। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि आपके शिष्य में से अगर कोई जो माताएं हैं, लेडी डिसाइपल्स, अगर उनपे किसी ने अगर उनपे किसी ने बुरा नजर डाला, फिर उनको छेड़छाड़ किया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर गुरु ने थोड़ा सोचा कि अरे क्या बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम उसको सहन कर लेंगे, हम कुछ उस पे कुछ वार नहीं करेंगे, हम अहिंसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर सारे जो लेडी डिसाइपल्स वो लोग खोल गए, अरे गुरुजी, अरे आपके रहते हुए हमको किसी ने अगर कुछ कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, कैसे गुरु है आप? तो फिर प्रभुपाद बोलेंगे, देखा, वायलेंस इज रिक्वायर्ड, अहिंसा जो है वो जरूरी है समय समय पे, उसका यूज आपको कैसे करना है, दैट इज अप टू यू। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस चीज को प्रूव करते थे कि नहीं, जहां पे जरूरी है, इसलिए तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्षत्रिय स्पिरिट, वो जो है पूरी जो समाज का रक्षा करती है। और क्षत्रिय मतलब अभी फूल से तो वार नहीं करेंगे, उनके लिए हिंसा का पद अपनाना पड़ेगा, लेकिन वो किस तरीके से, उसका रिजल्ट क्या है, इस पे डिपेंड रहेगा कि वो एक्ट जो है वो सही है या नहीं। तो एग्जांपल आता है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने 17 बार मोहम्मद घोरी को हरा के माफ भी कर दिया, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 18th टाइम क्या हुआ, जब मोहम्मद घोरी जो है, जब मोहम्मद घोरी जो है 18th टाइम जब वार हुआ, उनमें फाइट हुआ, तो मोहम्मद घोरी इस बार हरा दिया उनको, पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन इस बार मोहम्मद घोरी ने उनको मार दिया। तो वहां से हमारा जो है मुगल साम्राज्य और ये सब हिंदुत्व का ये ह्रास होने लगा। तो एक गलती की वजह से, कि अगर उनको पता था कि अगर धर्म क्या है, धर्म की रक्षा करने के लिए हम वायलेंस, हिंसा कर सकते हैं, अगर उनको पता था, देन आज हमारी सिनेरियो कुछ अलग रहती है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण आता है कि जैसे हमारे इंडिया
जो भारत जो है, जब भी वो मुगल्स आते थे, तो जब भी जब जब भारत, वो लोग हमला कर देते थे पहले, और जब भारत यहाँ से हमला करेगी तो उनके आगे जो है गाय रख देते थे, गैया। तो गौ माता को देख के सब उधर सब अपना अस्त्र से छोड़ के प्रणाम करने लगते हैं। उसका फायदा लेके मुगल जो है हमारे इंडिया को या फिर भारत को ऐसे तबाह कर दिया उन्होंने। तो उस समय में उन्होंने अगर उस इमोशनली अगर ना बहते हुए अगर उन्होंने रिटेलिएट किया होता, देन आज हमारा सिचुएशन अलग रहता। एक और सेकंड पॉइंट आता है, वेन नॉट टू टॉलरेट, डोंट टॉर्चर योर बॉडी ऑन द नेम ऑफ टॉलरेटिंग। अभी सपोज कोई अगर बोले कि नहीं नहीं टॉलरेट करना है, टॉलरेट कर, इतना टॉलरेट कर लिया कि भाई वो मतलब जान ही गवा दिया है, तो वैसा टॉलरेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर सही में अगर तकलीफ है, अगर सही में आउट ऑफ जोन में जा रहा है, तो वी हैव 100% राइट टू ओपन अप अवर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ द ऑथोरिटीज। तो एक बार क्या होता है, कर्ण जो है, उनके गुरु का नाम क्या है? यस, परशुराम। तो परशुराम परशुराम बोलते कि मुझे जस्ट आपके गोद पे सोना है सर रख के। तो जैसे ही सो जाते हैं, बड़ी गहरी नींद से सोते हैं, तो परशुराम को एक कीड़ा काटने लग, सॉरी कर्ण को जो है वो एक हाथ के बगल में एक कीड़ा काटने लगता है। इतना कीड़ा काटता है कि वो पूरा खून हो जाता है। फिर भी वो सहन करके वो अपने अब कैसे गुरु को उठाने नहीं जा सकता, तो गुरु अपराध हो जाएगा, अपराध उस डर के वजह से उन्होंने सहते गए। तो जैसे ही गुरु जी उठ गए, परशुराम जी उठ गए, तो कर्ण को बहुत डांटने लगे कि अरे ये तो बहुत मूर्खता वाली बात है, मुझे उठा सकते थे, इतना आपका खून जाया हुआ और आप आपकी हानि हो गई शरीर की। तो वहां पे उन्होंने हायर प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए, क्योंकि वो शरीर तो बचना चाहिए ना, तो इतना टॉलरेट ना करे कि भाई हम टूट जाए। तो ये यहाँ का सिद्धांत प्रभुपाद जी बोलते हैं। अभी हमने इतने सारे स्टोरीज सुने और बहुत सारे केस स्टडीज हमने किया कि ये प्रूफ करने के लिए कि टिट फॉर टैट, जो बदले की भावना जो है, मैले पे दहला, कितना घातक हो सकती है हमारे लिए, और इससे हम कैसे बचे कि जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ना हमें किसी को हर्ट करना है, ना खुद को भी हर्ट होना है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि नेवर चीट एनीवन एंड नॉर गेट चीटेड बाय एनीवन। हमको किसी को धोखा नहीं देना है, लेकिन किसी से धोखा लेना भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जो है डिवोटी जो है, भक्त जो है, वो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं कि कैसे समाज में समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए वो आगे वाले का नुकसान भी ना करें, लेकिन इतना भी बेवकूफ ना हो कि खुद का भी लॉस कर ले। तो हमेशा उसको सजग रहना है और बैलेंस पॉइंट, लक्ष्मण रेखा जो है, हमेशा उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो ओवरऑल जो है हमारा सेमिनार जो है आज टिट फॉर टैट और टॉलरेट दैट। तो ये सेमिनार का हम अंतिम स्लाइड, कंक्लूडिंग स्लाइड पे आ रहे हैं, तो अभी ध्यान से सुनिए। जैसे हमने 5 चीज देखा, तो हमने इसको एक एक्रोनिम नाम दिया है, अप्लाई द form a calm formula explained in the above slides in order to avoid tit for tat situation। तो tit for tat situation जो है, अभी बोलेंगे कोई कितना तक करना है, अगर मुझे किसी से बदला लेना है तो कहां तक बदला ले सकता हूं, या फिर अगर कोई मेरे से अगर कुछ बदला ले रहा है तो क्या मैं उसको सहन करूं। तो 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे बीच में। तो सबसे पहली बात तो है, किसी के प्रति बदले की भावना रखना ही गलत है, क्योंकि इंटरनली ये एक बैड क्वालिटी है। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि क्योंकि हम किसी के प्रति एनवियस हो जाते हैं, तो इसीलिए ये टिट फॉर टैट, बदले की भावना जागती है। तो धीरे धीरे इसको कर्ब करना है, धीरे धीरे इसको खत्म करना है। तो उसके लिए हमने 5 सॉल्यूशंस दिए हैं। तो उसको हमने नाम दिया, अगर आपको याद रखना है, फॉर्म अ कॉम। तो फॉर्म, F for forgive, R for relate means relationship। अगर रिलेशनशिप, हमने कितने प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक सीनियर, एक जूनियर और इक्वल। तो तीनों
अगर सेक्शन के साथ हमारा अगर रिलेशन अगर अच्छा रहता है तो इट्स लाइक ए प्रिवेंटिंग मेथड। अगर रिलेशन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तभी उसके बाद बदले की भावना, फिर कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, फिर एनवियसनेस, ये सारे जो जो निगेटिविटी है वो हमारे रिलेशनशिप्स हम सही से नहीं रख पाते, वहां से उत्पन्न होती है। तो हमें रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, सब हर प्रकार के फ्रेंडशिप्स में, फिर घर पे, फिर टीचर्स, फिर अथॉरिटी, इवन कलीग्स, बॉस, इवन आप कहीं मार्केटिंग जाते हैं, कुछ कोई किराना शॉप हो गया, सब जगह पे। यस, आपका कोई सवाल है? मेरा क्वेश्चन है, यस। जैसे अभी हम सब यहाँ पे तो लेक्चर्स ले रहे हैं, Yes. इवन आप हम लोग को समझा रहे हो कि किसी को टॉलरेंट नहीं करना है और टिट फॉर टैट नहीं करना है। यस, ये हमें समझ रहा है और हमारी मेंटेलिटी भी है कि हम समझ के ले रहे हैं कि हाँ किसी को ये नहीं करना है कि हमसे हर्ट हो, ऑफ कोर्स, बट इवन इफ सम काइंड ऑफ मिस्टेक वी कैन हर्ट हिम, या Yes. ऐसा कुछ हो जाता है, मिस्टेक हो सकता है हमसे। बट हम समझा रहे हैं उन्हें कि हम्म। हमें हर्ट गलती से हुई है वो चीज या हो गई है, हमें नहीं समझा उस समय, सही, बट उस समय हमारा तो ये नहीं था ना कि हमने हर्ट कर दिया, बट सामने वाले का ये उसको एम मिल गया है कि उसने मुझे हर्ट किया है, even, तो मैं क्यों रहूं उसके साथ, इवन एज अ फ्रेंड, या क्यों समझ गया। Yes, yes. हम वो तो फिर हम तो उसे समझाने पे लगे पड़े। Exactly, उस समय हमें exactly. क्या करना चाहिए, वो समझ नहीं रहा है कि उसे छोड़ दे या उसे समझाते रहे। यस, बहुत अच्छा सवाल आपका नाम बताइए। अनिकेत। ओके, अनिकेत प्रभु। यस, अनिकेत प्रभु बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ठीक है, अगर हमें तो ये चीज को पता, ये इस चीज के बारे में पता है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें टिट फॉर टैट नहीं करना है, लेकिन हमें टॉलरेट करते रहना है। लेकिन अगर आगे वाला समझने के लिए रेडी नहीं है, मतलब आपने पहला वाला सोल्यूशन अप्लाई किया कि आपने आके कम्युनिकेशन करने की कोशिश किया, कोऑपरेट करने की कोशिश किया, लेकिन आगे वाला बंदा समझ ही नहीं रहा है, आगे वाला मतलब एक्सट्रीम हो जा रहा है, तो इसमें दो सोल्यूशन है, जैसे मैंने सुना है। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहला जो है, अगर आपसे बात बन नहीं रही है तो गो फॉर थर्ड पार्टी सोल्यूशन। तो जैसे आपका कोई फ्रेंड है और सेम कॉमन फ्रेंड उसका भी है, तो कॉमन पॉइंट को ढूंढ के आप अपनी जो मन की बात उसको कन्वे कीजिए, फिर उसको मैसेज दीजिए कि ही हैज सच फीलिंग्स। अरे उसने आपको हर्ट किया, लेकिन उसका इंटेंशन सही था, एक्शन में थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए आपको बुरा लगा, लेकिन इंटेंशन बहुत सही था। तो जैसे ही मैसेज कन्वे हो जाएगा तब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि Yes. उन्हें लगता है कि उसने हम दोनों के बीच की बात थर्ड पर्सन को क्यों बताया। यस, एक और प्रॉब्लम कि अरे हम दोनों के झगड़े में आपने थर्ड व्यक्ति को क्यों लाया, आपने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल रेक्टेंगल होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, जैसे अभी हमारा फोर्थ सॉल्यूशन जो है, ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने, देन फॉरगिव। देन अभी उसको जो है आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको उसको माफ करना है। ऑफ कोर्स उसके पहले एक और सॉल्यूशन आता है कि गो टू हिज ऑथोरिटी। अभी सपोज ये भी फ्रेंड है आपका, लेकिन सपोज जैसे क्लासरूम में क्या होता है, अगर दो स्टूडेंट में झगड़ा लग जाता है और अगर समझौता नहीं होता है तो किसको एंट्री करना पड़ता है? टीचर को। अभी टीचर की बात तो सबको सुनना पड़ेगा एटलीस्ट। तो टाइम बिंग के लिए सेकंड सॉल्यूशन है कि वी गो टू हायर अथॉरिटी, उस मामला को। थर्ड पार्टी जो है वो, अगर फ्रेंड, पहले केस में हमने फ्रेंड को रखा, सेकंड केस में हमने टीचर्स को रखा या फिर पेरेंट्स को रखा, अगर वहां से भी मामला सुलझ नहीं रहा है, then you have to become little more detached, tolerated, and make sure that you forgive him, उनको माफ कर दीजिए, and wait for and pray for the Lord. Yes, क्या पता वो समय नहीं है, जब भी वो रियलाइज करेंगे then you will be winner. Like, क्योंकि जब आप किसी को हर्ट करते तो you feel the pain inside, आपको ग्लानि होती है, तो एटलीस्ट ग्लानी से आप बच जाएंगे कि मेरी गलती नहीं थी, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, एंड दैट्स व्हाई कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कंक्लूसिव पॉइंट में एक आता है कि ये बहुत मतलब सटल चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है कि कहाँ तक टॉलरेट करे रिलेशनशिप्स को बरकरार, मतलब उसको कंटिन्यू रखने के लिए कितना किसको माफ करे। तो ये सब बहुत सारे मतलब जटिल, उतना इजी टू से बट हैवी टू परफॉर्म। तो इसीलिए कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन के लिए दो व्यक्ति है हमारे पास, एक स्क्रिप्चर्स है, आपको कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा,
पहला एक और सोल्यूशन है, मतलब जहां पे आगे वाला व्यक्ति जो है, आप उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए गए, मतलब समझौता करने के लिए गए, और आप खाली अपनी सुनाई जा रहे हैं, बट सुनाई जा रहे, आगे वाले का सुन ही नहीं रहे, तो उस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भगवद गीता में सॉल्यूशन है कि साइलेंस, एक साइलेंस, ये एक ऐसा हथियार है, बिना मार के आपका काम हो जाता है बहुत सारा। तो वहां पे आप उसका दिल जीत सकते हैं, या फिर अगर राइट टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट यू विल बी पीसफुल। सी द पॉइंट इज माई माइंड एंड माई स्टेबिलिटी शुड बी एट पीस, वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब बाय दिस। ठीक है, मैंने कोशिश किया आंसर देने का। इज दैट ओके? क्योंकि दो ही इंसान, मतलब दो ही लोग समझते हैं कि जैसे एक भगवान समझता है कि उस समय हम गलत नहीं गए, या हमारी Yes. तो इसीलिए तो बहुत अच्छा निकल, इसीलिए जो स्पिरिचुअली माइंडेड है उनके डायमेंशंस हायर है, उनको पता है कि अरे अगर मेरे से मिस्टेक नहीं हुई है, फिर भी मुझे इसका, अगर मुझे भुगतान करना पड़ रहा है, मुझे सफर करना पड़ रहा है, फिर लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, बट लॉर्ड इज ही इज प्लीज्ड विथ मी, ही इज नॉट लाइक ही इज विथ मी। तो ये एक वही व्यक्ति सोच सकता है जो स्पिरिचुअल माइंडेड है। दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी एंड studying scriptures and जो ABCD, A for association, B for books, C for chanting और D for diet, प्रसादम। और इसमें भी इमीडिएट सॉल्यूशन, जैसे चैंटिंग वाला जैसे हमने डिस्कस किया, जो शिव जी जो है हमेशा चैंटिंग करते हैं, तो इसको और आपको सही से आपको इक्विलिब्रियम में लाने का लाकर रखेंगे। ठीक है, इज दैट योर आंसर? तो जैसे हमने अभी कंक्लूडिंग स्लाइड में हम लोग तो 5 सॉल्यूशन हमने इस स्टोरी से देखा। सबसे पहला जो है फॉरगिवनेस के लिए हमने कौन सा एग्जांपल देखा? यस, द्रौपदी ने किनको माफ किया? अश्वत्थामा को। तो फॉरगिवनेस से हम टिट फॉर टैट की जो गलत भावना है, इससे हम दूर हो सकते हैं। सेकंड, आर फॉर रिलेट। तो रिलेशनशिप के लिए हमने कौन सा एग्जांपल लिया? सॉरी, हमने वो श्लोक लिया था, नारद मुनि जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, थ्री लेवल्स ऑफ डीलिंग्स विद डिफरेंट कैटेगरीज। और मेडिटेशन के लिए हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? शिव जी, और किन के प्रति? दक्ष प्रजापति। और एम एट हाई, हाथी और सुअर, पिग। तो ये वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि यस, नहीं हमें हमेशा। और एक एग्जांपल दिया था मैंने, यस, जिसके बैग में 50 करोड़ रुपए था। जिसके 50 करोड़ रुपए का मतलब क्या है, अगर आप बताएंगे? व्हाट इज सटल मीनिंग ऑफ 50 करोड़ रुपए? नहीं, उसके पास हर वो चीज है जिससे वो कर सकता है जो उसने सोचा है। 50 करोड़ है तो जो उसके मटेरियल डिजायर्स है या मटेरियल ड्रीम्स है, हाँ, वो सारे वो फुलफिल कर सकता है। एग्जैक्टली। और 50 करोड़ का मतलब ये है कि अगर मैं इनर सेटिस्फाइड, मतलब इनर अंदरूनी अगर मुझे सेटिस्फैक्शन है, अगर फुलफिल्ड हूं मैं, और फुलफिलमेंट जो है वो आपका स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। जैसे बोलते हैं ना कि EQ, IQ, इमोशनल क्वेश्चन, फिजिकल क्वेश्चन, देन सोशल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो ये सारे जो पैरामीटर्स अगर किसी में है, देन ही सेटिस्फाइड इनर। तो अंदर से वो हमेशा संतुष्ट रहेंगे, तभी जाके वो दूसरे को रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो वो 50 करोड़ का ये मीनिंग है कि अगर वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज अगर डेवलप करता है, जो हमने अभी हमारे जितने भी क्लासेस है उसमें हर क्लासेस में एक पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है, जैसे टॉलरेट इस क्लास में, फिर फॉरगिवनेस, फिर आपका ट्रूथफुलनेस। तो ये सारे क्वालिटीज जब हमारे पास होंगे, तब जाके हम आसानी से हम स्टेबली उसको सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेकंड पॉइंट देखा कि प्रभुपाद जो वहां पे समझा रहे थे कि वायलेंस एंड नॉन वायलेंस हैव हिज रिस्पेक्टिव प्लेस। तो जैसे कहां तक टॉलरेट करना है चीजों को, उसके लिए भी क्राइटेरिया है, उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी कैपेसिटी है। हर लॉ को अप्लाई करने के लिए उसका देश, काल, पात्र, 3 फेज के हिसाब से हम उसको अप्लाई करते। तो ये सब चीजें जो है, ये अगर खाली हम खुद ही इसको एनालाइज करने लगेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल।
तो इसे जैसे कि मैंने बताया कंसल्टेशन, तो कंसल्ट विथ सुपीरियर ऑथोरिटीज, कंसल्ट विथ शास्त्र। जैसे हम भगवत गीता, भागवतम इत्यादि चीजें हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें इस चीज के बारे में हमें क्लियर आइडिया होने लगता है कि कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई करना चाहिए। एक होता है नॉलेज और एक होता है अप्लाइड नॉलेज। तो नॉलेज एक बार आ जाता है, लेकिन उसका अप्लीकेशन करने के लिए हमें कंसल्टेशन की जरूरत है। तो कंसल्टेशन हमें कहाँ से मिलेगा? कोई मेंटर हो सकते हैं, या फिर आपके काउंसलर हो सकते हैं, या फिर कोई आपके जीवन में ऐसा कोई गाइड हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल माइंडेड है। तब जाके लक्ष्मण रेखा पता चलेगी कि कहाँ पे कितना क्या करना है। तो उसके बाद हमने देखा बी फ्रेंडली विथ ऑल लिविंग बींग्स, लिव एंड लेट लिव। तो जियो और जीने दो, ये टेंडेंसी हमें होना चाहिए, जिससे कि हम सबके प्रति हम समभाव रख सके। जहां पे हम कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी लाते हैं, जहां पे रिलेशनशिप्स बिगड़ जाता है, वहां पे हमारी टॉलरेट करने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए ऑलवेज वी हैव टू फोकस ऑन लेट लिव, जियो और जीने दो, ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है। और एक ये पूरे स्लाइड का, ये पूरे टॉपिक का कंक्लूजन पॉइंट ये है, बी असर्टिव, नॉट पैसिव, नॉट अग्रेसिव। एक्चुअली 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से प्रकार के 3? एक जो है बहुत पैसिव होते हैं। अगर उनको कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो बोलते ठीक है चलता है, अभी मेरे को मारना ही, मतलब मेरे को मार खाना ही है। तो ऐसे ऐसे पैसिव लोग हैं जो एक्ट नहीं करना चाहते। अगर उनको आपने कुछ बोल भी दिया तो मान लेंगे ठीक है चलता है। एक्चुअली पैसिव नेचर अच्छा है, लेकिन कब? जब कोई आपके प्रति कुछ लॉस करे, आपको कोई एक्यूज करे, आपको कोई बुराई करे, तो खुद के लिए आप उसको सहन कर लेंगे। लेकिन अगर किसी आपके सीनियर्स के प्रति, कोई वैष्णव के प्रति, कोई साधु, कोई संत, कोई भगवान के प्रति, या फिर अपने माता पिता के प्रति अगर कोई कुछ बोल दे, तब वो पैसिव क्वालिटी काम नहीं आएगा। तब हमें एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए। यार ऐसे कैसे बोल दिया? तो इसलिए इनको बोला गया अग्रेसिव। तो तो सेकंड कैटेगरी के लोग जो है अग्रेसिव है, उनको आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुरंत वो भड़क जाएंगे। हमेशा आप देखेंगे कि ऐसे लोगों से हम दूर रहना पसंद करते हैं। अगर ऐसे टीचर भी आ जाए जो कि बहुत अग्रेसिव है, तो स्टूडेंट जनरली क्वेश्चंस पूछते नहीं है। या फिर कोई पैसिव टीचर रहा तो उसकी तो बाप रे, मतलब क्लास में घुसते ही उनकी मतलब लोग बजाना चालू कर देते हैं उनको। तो ना हमें पैसिव रहना है, ना हमें अग्रेसिव रहना है, हमें असर्टिव रहना है। तो असर्टिव मीन्स बोथ बैलेंसिंग, समय पे, मतलब जहां पे जो चीज रिक्वायर्ड है उस चीज को अप्लाई करना है। तो उसके लिए एक और एग्जांपल आता है हमारा कंक्लूडिंग। तो नारद मुनि के एक शिष्य रहते हैं, तो वो शिष्य रहते हैं सांप, स्नेक डिसाइपल। तो स्नेक डिसाइपल एक बार मतलब बहुत बुरी हालत में रहते हैं, उनको बहुत पीटा, बहुत दुखी अवस्था में वो अपने गुरु जी नारद जी से मिलने के लिए आते हैं और बोलते कि अरे नारद जी, जब से मैंने भक्ति लिया है, आपका शिष्य बना हूं, बहुत मार पड़ रही है मेरे को। जनरली होता है ना, हम लोग भी, प्रभु जी जब से माला कर रहा हूँ तब से माइंड और भाग रहा है मेरा, या फिर जब से माला कर रहा हूँ, तिलक पहन रहा हूँ, लोग मेरे को क्या क्या नहीं बोलते अरे पंडित जी कहाँ जा रहा है। तो लोग बहुत कई लोग तो उस सांप को बच्चे लोग पत्थर मारते थे, क्यों? अभी वो भक्त बन गया है, अभी वो डसेगा नहीं किसी को। तो नारद मुनि बोलते अरे मैंने तुमको डसने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने तुमको फन दिखाने के लिए मना नहीं किया था। तो आज के बाद अगर कोई कुछ बच्चा या फिर कोई कुछ आप पे हथियार या फिर आपको आघात पहुंचा है, तो डसना नहीं, लेकिन फन दिखा सकते हो। तो इसलिए जब भी हमारे सिचुएशन में भी दोनों को बैलेंस लेके चलना है, ताकि हम किसी को हर्ट भी ना करें, बट इतना हम खुद सशक्त रहे, कि इतना हम खुद इक्विप्ड रहे कि नोबडी कुड डू हार्म टू अस, नोबडी कुड चीट अस। एक और सिचुएशन में देता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भारत जब इंडिपेंडेंट में 2 मूवमेंट बहुत चला। एक गांधी जी का मूवमेंट, उसमें क्या था? नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस। हम किसी की मतलब ना सहयोग करेंगे ना सहयोग देंगे,
और अहिंसा रहेगा उसमें, किसी को टच नहीं करने का, बस अपना काम करने का और किसी को हेल्प भी नहीं करने का। ये एक मोमेंट, ऑफ कोर्स उसके वजह से हमको स्वतंत्रता मिली है। लेकिन एक और मोमेंट जो है, जो किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस। तो उनका ग्रुप का नाम था सुभाष ब्रिगेड, गोरिल्ला मूवमेंट। तो गोरिल्ला मूवमेंट क्या है? गोरिल्ला मूवमेंट मतलब गोरिल्ला जैसे वो छुप के रहते थे जंगलों में। जब भी जब भी अंग्रेज या फिर उनके लोग जो है वहां से गुजरते, या फिर उनके, एक्चुअली इंडिया का बहुत सारा चीज जो है वो ट्रांसफर हो रहा था ब्रिटिश कंट्रीज में। तो जब भी वो चीज कहीं बाहर जाता तो लोग झाड़ियों में जंगलों में छुपे रहते थे, ये कहीं ना कहीं से आके उनको मार पीट के उनका सब लूट लाट के भाग जाते थे। तो ये उनका एक स्ट्रैटेजी का नाम है, गोरिल्ला मूवमेंट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन कौन सा फोर्स बनाया, आजाद हिंद फोर्स, इंडियन नेशनल आर्मी। तो वो जो है इतना मतलब सशक्त था, इतना अग्रेसिव था कि मतलब ऐसा कहते हैं, मतलब जो इतिहासकार लोग हैं, अगर वो आजाद हिंद और गांधी जी का मूवमेंट अगर दोनों साथ में आ जाते तो आज 250 साल के बगैर 50 साल के अंदर अंदर देश को आजादी मिल जाती। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन, जो पैसिव और अग्रेसिव, दोनों का कॉम्बिनेशन को बोला गया असर्टिव। तो हमें लाइफ को अगर हम अगर असर्टिव बनते हैं तो हम टीट फॉर टैट भी नहीं करेंगे, और हम टॉलरेट करना सीखेंगे, और हम खुद को लॉस भी नहीं करेंगे इसमें। क्योंकि कई बार टॉलरेट जब हम बोलते हैं लोगों को कि तो आप टॉलरेट करो, तो बड़ा दुख हो जाता है, अरे क्यों मैं ही क्यों, बाकी आगे वाला व्यक्ति क्यों नहीं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, अरे आगे वाला व्यक्ति भी तो समझ सकता है ना, मैं ही क्यों हमेशा, मेरे को मतलब बलि का बकरा बनाया जाता है। लेकिन नहीं, अगर हम असर्टिव रहते हैं तो फिर हम ना दूसरों को लॉस करेंगे, ना हम खुद भी लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो आज का ये टिट फॉर टैट और टॉलरेट दैट, ये सेशन आज मतलब यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या फिर किसी को कोई कमेंट है, या फिर जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पे आपा खो दिए, टॉलरेट नहीं हो पाए, तो ऐसे सिचुएशन को यहाँ पे जाहिर करके आप मे भी उसका कुछ सोल्यूशन मिल सकता है आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन में भी जो भी भक्त है, अगर उनका भी कोई प्रश्न है या फिर उनका कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट करके उसको आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। So I have some comments to make here, Hriday Madhav, if you allow me. Yes, Puji. So we really thank Hriday Madhav for a beautiful class, and this particular topic is quite befitting this person, because I have seen from last 8 to 9 years how he himself is following this principle exactly. तो मैंने पिछले 8-9 सालों में देखा है प्रभु जी को कैसे वो कभी भी किसी से बदले की भावना नहीं रखते हैं, और मैंने कभी भी आज से उनको टीट फॉर टैट करते देखा ही नहीं है। तो नॉन एनवियस नेचर कैसे रखना और कैसे लोगों को मैंने उनके जो आदतों को टॉलरेट करके उन्हें आगे बढ़ाना, तो वेरी गुड पर्सन टू हियर फ्रॉम। क्योंकि जो कोई प्रैक्टिस करता है और उनसे हम वो सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आ सकती है। तो इसलिए आई वॉज पर्सनली हियरिंग दिस एंड ही गिव मैनी एग्जाम्पल्स, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही प्रिपेयर्ड दिस लेक्चर फॉर मोर देन 5 to 6 आवर्स। लास्ट 4-5 दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही पीपीटी बनाया इसको, और लेक्चर सुन के डिस्कशन करके बहुत मेहनत किया इस पर। तो वी रियली थैंक हृदय माधव प्रभु फॉर ब्रिंगिंग आउट सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन एंड टू गिव सो मच सॉल्यूशंस फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हरे कृष्णा।